हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 करेंगे। विजिबल है अभी आपको, क्लियर हो रहा है? एक मिनट। सिटिंग क्लियर? यस। देखो, पेपर 1 कर रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स, उसमें यूनिट 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है। आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम इसके अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज फॉर रन करनी थी और उसके सारे प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी कोई प्रॉब्लम अगर कोई दे रहा है उसको ही हम प्रोग्राम बोलते हैं कि प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है बेटा? प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो हमने एल्गोरिथम देख लिया था, फिर हमने फ्लो चार्ट देखा, क्योंकि फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है हमारी किसकी? एल्गोरिथम की, है ना। और उसको बनाने के लिए, फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमने कुछ सिंबल्स वहाँ देखे थे। अब हमें उन्हीं सिंबल्स का यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को वहाँ उन सिंबल्स में पुट करना है, ताकि देखने वाला सीधा ये समझ जाए इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है, और सीधा उसको आउटपुट मिल रही है ना। तो अब चलते हैं, डिफरेंट आपके कुछ हम फ्लो चार्ट लेके चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। आपको अगर, जैसे अब मैं बार बार आपको एग्जांपल ही यही देती हूँ कि दो नंबर है, उनका सम करवाना है आपको और उसको डिस्प्ले करवाना है, यही बोलती हूँ ना मैं हर बार कि a+b की वैल्यू मांगो और उसको किसी उनका ऐड कर दो, उसको c में स्टोर कर दो, c को प्रिंट करवा दो, यही बात बोलती हूँ ना। तो पहले इजी वाले का ही फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद और पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, फ्लो चार्ट टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आप सभी को पता है, सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद 2 नंबर मांगने पड़ेंगे, ठीक है। उनको प्रोसेस करवाना पड़ेगा। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का सिंबल होता है और इनपुट आउटपुट के लिए किसका? पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, और फिर स्टॉप करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, जो फ्लो चार्ट बनेगा, पहले स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल शेप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसके ऊपर चले गए? इनपुट लेने के लिए। इनपुट के लिए आपको पता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही पैरेललोग्राम का यूज़ किया जाता है। इसमें करोगे रीड ए और बी, यानी कि वैल्यू मांगो किसकी? ए और बी की, और जो हम डाल रहे हैं वो उसको रीड करेगा, अपने अंदर स्टोर करवा लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ेगी। प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल होता है? रेक्टेंगल का सिंबल होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए आपको a+b करके इतना छोड़ना नहीं है, आपको उसकी वैल्यू किसी उसमें स्टोर करवानी है। क्या करवानी है? स्टोर करवानी है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि ए और बी का जोड़ हो गया, यानी कि सम हो गया, और उसकी वैल्यू मैंने किस में स्टोर कर दी? सी में स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब सी को खाली प्रिंट ही तो करवाना था, यानी आउटपुट देनी थी। आउटपुट के लिए फिर मैं किसका? पैरेललोग्राम का यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने किसका? पैरेललोग्राम का यूज़ कर दिया, और पैरेललोग्राम के अंदर मैंने क्या कर दिया कि प्रिंट करवा दो सी को, और उसके बाद मेरा लास्ट क्या हो गया? टर्मिनेट द प्रोसेस, और यानी कि स्टॉप। कितना इजी था, है ना। तो अब हमें इन्हीं सिंबल्स का बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप एक हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, मैं तो ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। आपको इसके नीचे नेक्स्ट उसमें करना है, ठीक है। सेकंड लिखिए, आपको फ्लो चार्ट करना है किसके लिए? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है बच्चे? फ्लो चार्ट बनाना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। क्या होता है?
पाई आर का स्क्वायर होता है, राइट। पाई आर के स्क्वायर के अंदर पाई तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब स्टार्ट करोगे, आर की वैल्यू लोगे, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके बाद जो एरिया के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, एरिया को प्रिंट करवा देंगे और स्टॉप करवा देंगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गई थी ना, तो यही हमें इसके अंदर यहाँ पे करना है। देखो हमने क्या किया, स्टार्ट के बाद आपको पता है आपको सिर्फ आर की ही वैल्यू चाहिए, तो आपने उसको रीड करवाना है। रीड करवाना है तो यानी कि इनपुट मांग रहे हो, तो क्या करेंगे, रीड करो भाई आर की वैल्यू को, जो भी वो देना चाहता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा सर्कल का, क्योंकि रेडियस तो वैरी करती है आपकी, है ना। उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, हमारे एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले पे। फॉर्मूला तो प्रोसेसिंग पे होएगा, तो प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है बेटा, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लगा दिया। रेक्टेंगल लगाने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए के अंदर मैं स्टोर करवा रही हूँ किसकी वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की। तो वो कैसे, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल होता है, जैसे सिंपल आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ना, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए। कंप्यूटर के अंदर हमें ये देना पड़ता है, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आता होगा उसको पता होगा ये कंप्यूटर का सिंबल होता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद एरिया की वैल्यू जो भी आएगी इसको सॉल्व करके वो a में स्टोर हो गई। अब हमें जस्ट क्या करना है, इसी को ही प्रिंट आउट करवाना है। तो प्रिंट यानी कि आउटपुट, आउटपुट यानी कि हमें दोबारा से पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि प्रिंट कर दो भाई ए को। अब मेरा तो काम खत्म हो गया, तो मेरे को टर्मिनेट भी तो करनी पड़ेगी प्रोसेस को। तो टर्मिनेट द प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ओवल शेप बना के और वहाँ क्या लिख देंगे, स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 2 फ्लो चार्ट्स आपके हो गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर सपोज आपको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है? एक तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई साइड्स इक्वल है, इसके बेस पे तो आप अपने फॉर्मूले लगा देते हो, ठीक है। अगर साइड्स ना कैसी इक्वल भी नहीं आ रही, कैसी भी नहीं आ रही, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं ना। और वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, उससे एरिया कैसे निकालते हो, ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके करके करते हैं ना हीरोन्स फॉर्मूले में। और यहाँ पे एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमारा होता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा ना। अब जस्ट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए बेटा, किस किस की वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ ए बी सी की ही वैल्यू चाहिए। एस तो इस पर डिपेंड कर रहा है, एस की वैल्यू तो इस पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू को मांगना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। ये तो प्रोसेस का हो गया, ये भी किसका है, प्रोसेस का है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए तो मैं प्रोसेसिंग वाला सिंबल यूज करूंगी और इनका इनपुट लेने के लिए मैं जस्ट क्या करूंगी, आपका पैरेललोग्राम यूज करूंगी। जब ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो एरिया निकल के आ गया, इसको प्रिंट करने के लिए दोबारा से पैरेललोग्राम का यूज करूंगी, ठीक है। तो ये आपके किसके फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला था मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्ड डाल लीजिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, पहले तो स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की इनपुट लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, रीड करवाओ ए बी सी को, फिर क्या करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कौन सी भाई, पूरा वो करके एस में स्टोर करो वैल्यू को, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर उसके बाद और कुछ तो बचा ही नहीं, सीधा ये वाला फॉर्मूला बच गया अपना, जिसके अंदर अपने को एरिया निकालना था, वो भी मेरी प्रोसेसिंग में ही जाएगी। तो दोबारा से मेरा फॉर्मूला किस में, रेक्टेंगल में ही लगेगा। ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ s इंटू में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट आपके पास ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपको तो ए को प्रिंट करवाना था, प्रिंट यानी आउटपुट, आउटपुट के लिए तो हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पैरेललोग्राम का यूज़ कर दिया और क्या कह दिया, प्रिंट करवा दो भैया ए को। अब अपना काम तो ख़त्म यहीं पे ही। अगर अपना काम यहीं पे ही ख़त्म तो जस्ट आपको तो ये क्या करना था, टर्मिनेट द प्रोसेस करनी थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओवल शेप करके और क्या लिख दो, स्टॉप। समझ में आ गया। तो 3 आपके यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं 4 के पास, ठीक है। 4th देखो, अब आपको क्या करवाना है, आपको 2 वेरिएबल को एक्सचेंज करवाना है, ठीक है। एक्सचेंज 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल कंटेंट लिख दो। आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। आपने 2 वेरिएबल लिए, उसमें कुछ कंटेंट डाला हुआ है, आपको वो कंटेंट एक्सचेंज करवाना है। सपोज आपके पास क्या है बेटा, यहाँ ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 4 है। आप ये चाहते हो कि ए के अंदर तो 4 चला जाए और बी के अंदर 3 आ जाए, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप एक अलग स्टोरेज चीज ले लो और पहले इसको इसके अंदर स्टोर करवा दो, इसको इसके अंदर शिफ्ट करवा दो। अब ये जगह खाली हो गई, इससे दोबारा से इसके अंदर डाल दो, ठीक है। देखो, कोई भी चीज को अगर एक्सचेंज करवाना होगा तो पहले दूसरी वाली चीज को खाली तो करना पड़ेगा, तभी तो नीचे वाली चीज से आप उठा के उसके अंदर फिल करोगे, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास कोई कटोरी है, ठीक है, दोनों में 2 कटोरियां हैं आपके पास, एक में आलू गोभी की सब्जी है, ठीक है, और एक में कौन सी सब्जी डालें, आपको कौन सी सब्जी पसंद है, पनीर की डाल देते हैं, ठीक है, मटर पनीर ले लेते हैं। एक में आलू गोभी ले ली, एक में मटर पनीर ले लिया, ठीक है। आप ये चाहते हो कि मटर पनीर तो इस वाली कटोरी में आ जाए, आलू गोभी उस वाली कटोरी में चले जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कटोरी लेना पड़ेगा, ठीक है। उस कटोरी, उस बाउल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपका मटर पनीर वाली सब्जी है, पहले आपको दूसरे बाउल में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और आलू गोभी वाली सब्जी जो है वो आपको उसमें, जो मटर पनीर वाली थी उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब आलू गोभी वाली कटोरी जो है वो खाली हो गई और जो आपने तीसरी कटोरी, तीसरी बाउल जो ली हुई थी आपने, जिसमें आपने मटर पनीर की डाल दी, उसको अब दोबारा से आलू गोभी में डाल दो। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमने 2 वेरिएबल लेके उसमें वैल्यू तो डाल के रख ली, लेकिन मुझे एक तीसरा लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टेम्प, ठीक है। एक की वैल्यू दूसरे में स्टोर करवा देंगे, दूसरे को फिर उसके इक्वल करके उसकी वैल्यू उसमें स्टोर करवा देंगे, फिर जो तीसरा खाली हुआ है टेम्प की वैल्यू फिर उसमें डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया, मैं अभी बनाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पहले तो अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे भाई, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, रीड करेंगे और ए और बी यानी कि मटर पनीर और आलू गोभी को इसमें डलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, एक टैम्प लेना पड़ेगा, तीसरा बाउल लेना पड़ेगा जिसमें मटर पनीर को उसमें ट्रांसफ़र करवा सकें, ठीक है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग करी है आपके, ठीक है। मैंने क्या किया है, प्रोसेसिंग करी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसमें वैल्यू स्टोर करवा रहे हो वो हमेशा इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जिसमें स्टोर करवा रहे हो। मटर पनीर को आप तीसरे बाउल में डाल रहे हो तो तीसरा बाउल इधर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, टेम्प आएगा। टेम्प के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी ए की, यानी मटर पनीर को मैंने इस बाउल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अब मेरा ए तो खाली हो गया, यानी कि मटर पनीर वाला जो बाउल है वो खाली हो गया। अब उसमें क्या करो, बी की वैल्यू यानी कि आलू गोभी वाला जो था अपने सब्जी थी वो मैंने इस वाली कटोरी में, इस वाले बाउल में डाल दिया।
यानी ये भी प्रोसेस ही हो रही है, प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी, यानी कि b की जो भी वैल्यू थी वो मैंने a में स्टोर करवा दी। बेटा इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू जो भी थी उसको आपने स्टोर करवा दिया इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब b अपना खाली हो गया, स्टोर करवा दिया इसने, a तो फुल हो गया, अब b खाली है, यानी कि जो अपनी आलू गोभी वाला बाउल था वो खाली हो गया है। अब क्या करना है आपको, आपने मटर पनीर तीसरे बाउल के अंदर जो डाला था वो दोबारा से आलू गोभी वाले में डाल दो, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आलू गोभी मटर पनीर किस में थी, टैंप में, तो यानी कि अब टैंप से दोबारा से किस में, जो आलू गोभी वाली जो कटोरी थी, जो बाउल था वो जो खाली हुआ है उसमें डाल दो, ठीक है। तो यानी कि बी के अंदर क्या चला जाएगा, आपकी टैंप की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट स्टॉप कर दो, ठीक है। सारी वैल्यू एक्सचेंज हो गई है, प्रिंट तो कुछ करवाना नहीं, बस एक्सचेंज करके यही एक्सचेंज था आपका, और जस्ट क्या कर दो यहाँ पे स्टॉप। होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है ये वाला, ठीक है। ये वाले भी हैं लेकिन चांसेस कम है। एक्चुअली क्या आता है, एक तो एक्सचेंजेबल का आता है ज़्यादा, एक कंपैरिजन, दो में से एक को प्रिंट करवाना, मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है, या 3 नंबर्स में से आपको प्रिंट करवाना, मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है, ठीक है। एक आपका जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला करवाया था बेटा, उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कौन से पे आ गए, 5th पे, ठीक है। 5th लिख लीजिए, इसके अंदर लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, मैं लार्जेस्ट के लिए करवा रही हूँ, ठीक है, कि 3 नंबर में से कोई ए जो आपका लार्जेस्ट आ रहा है वो करना है। आप लोगों को इसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस में मिनिमम दिखाना होगा, ठीक है, कि 3 नंबर्स में से मिनिमम नंबर कौन सा है आपको वो प्रिंट करवाना होगा। हिंट मैं यहीं दूंगी, ठीक है, और जस्ट उसको इसके बाद ही कर लेना, ठीक है, और कॉलेज में मुझसे चेक करवा लेना। कॉलेज में आओगे तो मुझसे चेक करवा लेना इस लेक्चर के बाद में, ठीक है, लेकिन बना के आपको आना है। लार्जेस्ट का मैं करवा रही हूँ, स्मॉलेस्ट का आपको करना है, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर 3 का करवा रही हूँ, आपको 2 का भी करके आना है। 2 नंबर में से इसके बाद सबसे पहले तो करना है 2 नंबर में से लार्जेस्ट, 2 नंबर में से मिनिमम, ठीक है, फिर 3 नंबर में से मिनिमम। तो 3 फ्लो चार्ट आपको बना के लेके आने होंगे, और वो बच्चे में से चेक भी करवाएंगे कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो आप में से चेक करवाएंगे। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। अब लार्जेस्ट आपको 3 नंबर्स में से करना है, ठीक है। तो 3 नंबर में से अगर लार्जेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे वहाँ पे, है ना। तो 3 नंबर अगर वहाँ लेने पड़ेंगे तो 3 में से बेटा देखो, जैसे आपके पास है 3 है, 7 है और 6 है, तो आप क्या करते हो, आप ये कहोगे कि मैम तीनों एक साथ तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, पहले इन दोनों में से कंपेयर करवा लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कंपेयर करवा लेते हैं। जो बड़ा होगा ना फिर उसमें से इसको कंपेयर करवा लेंगे, यानी 2-2 का चला लेंगे, ठीक है। पहले इसको कंडीशन लगा लेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, उसको मतलब उसमें स्टोर कर देगा ग्रेटर वाले में, फिर उसको और इसको कंपेयर करवा देंगे तो उनकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। इसी तरीके से करेंगे। इसका मतलब पहले वैल्यू तो तीनों ले लो, लेकिन कंडीशन पहले 2 पे लगाओ, ठीक है। फिर उसमें से जो मैक्सिमम कंडीशन ट्रू होके जो मैक्सिमम निकलेगा उसको इसके साथ कंपेयर करवा देंगे। ठीक है ना। चलो इस तरीके से बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं। स्टार्ट करवा दिया, क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर तो मांगने पड़ेंगे ना भाई बंदे से जो भी करवाना चाह रहा है। तो रीड करवाओ ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, रीड करवा दी मैंने ए बी सी की वैल्यू। फिर मैंने क्या करा, कंडीशन लगा दी। कंडीशन डिसीजन बॉक्स में लगती है, मैंने आपको बताई थी। डिसीजन बॉक्स डायमंड बॉक्स होता है। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है
तो आपको मैंने बताया था डिसीजन बॉक्स के 2 आउटपुट्स रहेंगी, इन सब का तो एक एंट्री एक एग्जिट पॉइंट होता है, और डायमंड बॉक्स का जो होता है यानी डिसीजन बॉक्स का क्या होता है, एक एंट्री और 2 आउटपुट हमेशा रहेंगी। ठीक है, देनी तो पड़ेंगी ही उसकी आउटपुट्स। ठीक है, एक में मैंने यस कर दिया, एक में मैंने नो कर दिया। ठीक है, अगर यस है तो इसका मतलब ए बड़ा है, फिर मेरा तीसरा नंबर सी था, मैं कंडीशन वहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पे अब कंडीशन लगा दी कि अगर यहाँ से ए निकल के आ रहा है तो आप लगाओ कि ए सी से बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है क्या। ठीक है, और यहाँ पे नो है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, बी बड़ा है, तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा बच्चे, इसमें बी से कंपेयर करवाना पड़ेगा, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो अब इसके भी क्या होंगे, 2 पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है, इसके भी क्या होंगे, 2 आपके पार्ट्स निकलेंगे, एक क्या होगा आपका यस, एक क्या होगा नो। ठीक है, अगर ये यस है इसका मतलब ए बड़ा है, तो बस बात वहीं ख़त्म है, हम जस्ट क्या करवाएंगे, पैरेललोग्राम करके प्रिंट करवा देंगे ए को कि वो क्या है, ए इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नो कर दिया यानी कि सी है, यहाँ पे भी मैं नो ही कर देती हूँ। ठीक है, ताकि ये दोनों की दोनों एक ही पैरेललोग्राम में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या कि सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, यस, यानी कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एरो जरूर लगाना, एरो जरूर लगेगा, ये दिखाता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एरो जरूर लगाएंगे हम। यहाँ क्या हो गया आपका, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्या करना है, तीनों को मिला देंगे और यहाँ एक ये कर देंगे और यहाँ लिख देंगे ओवल शेप बना के कि ये स्टॉप। ठीक है, बात खत्म। अब आपको ये दिखाना है मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या लेना पड़ेगा, कंडीशन उल्टी कर देना, 3 नंबर का मिनिमम दिखाना है ना, कंडीशन को उल्टी कर देना। ठीक है, इफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी है। ठीक है, यस है तो सी को कंपेयर करेंगे कि ए सी से भी लेस देन है, ए सी से भी लेस देन है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि बी क्या है आपका, छोटा है। ठीक है, आपने अब क्या लिखा था, ए लेस देन बी लिखा है, नेक्स्ट उसके लिए बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, जो आपको करके आना है, तो ए बी से छोटा है यानी कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू छोटी है तो नो कंडीशन होगी, यहाँ बी इज लेस देन सी होगा और जो स्मॉलेस्ट है उसको प्रिंट करवा देंगे। अब आपके मन में आ रही होगी 2 को कैसे करना है, बेटा 2 को ऐसे करना है, आपने ए और बी की वैल्यू रीड करवाई, रीड करवाने के बाद ए इज़ ग्रेटर देन बी, दोनों को यस और नो करके प्रिंट करवा देंगे और यहाँ करके स्टॉप करवा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतनी सी कहानी थी उसमें। तो ये आपका हो गया आपका लार्जेस्ट 3 नंबर्स में से, और आपको क्या करके आना है अब, स्मॉलेस्ट 3 नंबर में से। ठीक है, और 2 नंबर्स में से भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ये 3 फ्लो चार्ट मैंने आपको दिए हैं, इसके बाद मेरे पास आपके फ्लो चार्ट्स बना के आ जाने चाहिए कॉलेज के अंदर। ठीक है, और आप बनाने के बाद अपने प्रेजेंस, क्योंकि मेरे को कैसे पता चलेगा किसने बनाए किसने नहीं बनाए हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मैम हमने बना लिया और चेक हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही मुझे पता चलेगा, वहाँ पे तो शीट पे लिखना पड़ेगा नहीं तो आप यहीं पे लिखेंगे कि हमने बना लिया, चेक भी करवा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि हमारा हो गया है, चेक भी हो गया है। नेक्स्ट डालिए 6, 3 फ्लो चार्ट बनाने हैं, तीनों की तीनों का लिखना है कि तीनों चेक हो गए हैं। नेक्स्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट उसमें है, अब उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार लिख लो। तो चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं, टू कन्वर्ट टेम्परेचर from Fahrenheit to
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं और डिग्री आगे आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस उसमें लिखना है तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, है ना। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू में 5/9। तो आपको सिर्फ फ़ारेनहाइट की डिग्री वो चाहिए, वैल्यू, सिर्फ F की वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला लगाएंगे और प्रिंट करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सारा तामझाम है इस फॉर्मूले का। किसका है? इस फॉर्मूले का। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है तो मेरा रिजल्ट एग्जैक्ट आएगा। तो मुझे इसमें सिर्फ F की वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसको प्रोसेस करवा दूंगी और C को प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, जस्ट इतना करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, भाई ओवल शेप बना दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपको F की वैल्यू को रीड करवाना पड़ेगा, यानी कि इनपुट लेनी पड़ेगी, तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो रीड करवा दिया F हमने यहाँ। ठीक है, F को रीड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? ये जो ऊपर उसने लिखा है ये फॉर्मूला प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू में 5/9। जस्ट F की वैल्यू यहाँ लेगा, इसको प्रोसेस करवाएगा और जस्ट C के अंदर स्टोर कर देगा उसकी वैल्यू को। ठीक है, जैसे ही डिग्री सेल्सियस में स्टोर करवा दी, हमारा काम क्या है, जस्ट इसको प्रिंट करवा दो। प्रिंट के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जा रहा है ना। कोई नहीं बताएगा बेटा ये बार बार, जस्ट सीधा बताएंगे कि इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आपको ही बार बार बताया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा पेपर में भी। यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करवा देंगे डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टर्मिनेट द प्रोसेस। इसके बाद हमारा काम ही क्या है? कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो टर्मिनेट करवा दो प्रोसेस को। टर्मिनेट द प्रोसेस यानी कि स्टॉप करवाना पड़ेगा। स्टॉप के लिए फिर से ओवल शेप लेना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट चलते हैं। फ्लो चार्ट जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगी आपको यहाँ सारे ही कवर करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि फिर बार बार ये नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बाद में तो आपके टेस्ट में ही दिए जाएंगे ये, और इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन जरूर पेपर में भी आएगा। तो भूल के भी कोई भी ना छोड़ना। कॉपी में सारे होने चाहिए, नोट्स में सारे होने चाहिए, और आपकी नोटबुक चेक भी होगी, आपकी नोटबुक चेक भी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फ्लो चार्ट के लिए रेडी हो जाइए। हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा है ये वाला? 1 मिनट, 3rd 4th 5th 6th 7th हो गया होगा। 7th डाल लीजिए हेडिंग, सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग लूप। हमें लूप लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, लूप के लिए बेटा इसके अंदर मैं एक बार ये बनवा देती हूँ। ठीक है, फिर समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले एक बार ये बनवा देती हूँ फिर उसको समझा देती हूँ। आप एक बार बना लो मेरे साथ साथ। स्टार्ट के लिए ओवल शेप लिया है मैंने। अगर इनिशियली किसी में स्टार्ट करवाना है तो मुझे उसको 0 सेट करना पड़ेगा ताकि उसमें और कुछ ना हो। उसके बाद मुझे इस पे प्रोसेस डायमंड बॉक्स लगाना पड़ेगा। और इसमें मैंने कंडीशन लगा दी फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, क्योंकि मुझे 10 तक की नंबर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे नंबर स्टोर भी करवाने हैं, यानी मैं मांग रही हूँ लोगों से कि नंबर 2 इसमें, वो नंबर यहाँ से आएगा। ठीक है, रीड करवाओ नंबर को, रीड नम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने वो वैल्यू को स्टोर करवानी है। ऊपर मैंने जो सम में पहले 0 कर दिया, यानी कि पहले उसमें कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके एक एक वैल्यू का, क्योंकि सम करवाना है। ठीक है, खाली नंबर नहीं चाहिए मुझे, उनका सम भी करवाना है। तो इसीलिए मैंने टोटल सम में कर दिया
कि टोटल सम कितना हो गया, जो पहले ऊपर 0 था क्योंकि इनिशियली मैंने कुछ नहीं डाला, और अब क्या हो गया नम। अगर अब ये वैल्यू 0 प्लस में सपोज ये 1 था तो 1 इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। ये लूप फिर चला, फिर यहाँ 1 प्लस में मैंने दूसरा नंबर 3 दे दिया तो 4 सम इसमें स्टोर हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लूप चला गया, ठीक है, ये दोबारा इस तक जाएगा। फिर अब ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू मेरी 10 से छोटी है, ठीक है। जब तक मेरी 10 से छोटी है तब तक तो ये लूप चलेगा। उसके बाद क्या करेगा, जितना भी सम आया उसको प्रिंट करवा देगा। प्रिंट के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम, प्रिंट सम, और फिर क्या करेगा, स्टॉप, ठीक है। यहाँ कब तक चलेगा आपका, ये कब तक जा रहा है, व्हेन I is greater than 10, ठीक है। जब I की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाए तो नीचे आ जाओ, ठीक है। 10 तक रहेगी, 1 से 10 तक तो चलेगा, जैसे ही 10 से ज़्यादा हो गई वैसे ही ये नीचे आ जाएगा, प्रिंट करवा देगा, बस फिर तो हमारा काम ही ख़त्म। स्टॉप, समझा देती हूँ। देखो बेटा, हमें 10 नंबर को स्टोर करवाना है लूप का यूज़ करके। हमारे पास जब आप लूपिंग पढ़ोगे इसके अंदर तो 3 लूप होते हैं, वाइल डू लूप होता है, डू लूप होता है और फॉर लूप होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो फॉर लूप किया जाता है, हमने उसी को ही यूज़ करके यहाँ पे किया है, ठीक है। वाइल डू और उनमें क्या है कि एक कंडीशन, पहले लूप तो चला जाएगा, कंडीशन नीचे दी जाती है तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे पहले फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सपोज आपने क्या करवाना है, नंबर सम करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एंट्री करवा रहे हो तो आपके पास एक नंबर आया, ठीक है, आप उन सब का सम करवा रहे हो तो आपके पास 2 नंबर करके आप सम करवाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले 0 डालना पड़ेगा ताकि 0 + 1 करके यहाँ सम कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यानी कि ये कितना हो गया, 1। अब दूसरा नंबर आपने लिया, यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका, इसलिए इसको 0 रखना इनिशियली ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वैल्यू को इस 0 असाइन करवाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसमें एड्रेस कोई और ना हो, कोई और वैल्यू इसके अंदर किसी भी तरीके की एरर आने की क्षमता हो जाएगी। इसी को चीज़ को आपको बचने के लिए क्या करना पड़ा, वहाँ पे उसको 0 असाइन करनी पड़ी वैल्यू, ठीक है। 0 असाइन करी, आपने लूप लगा दिया। आपने ये कहा ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो आप वैल्यू मांग रहे हो वो आप 10 तक ना 10 गिनती की वैल्यू मांग सकते हो, ठीक है। तो मतलब 10 नंबर ही मांग सकते हो, 1 से 10। तो मैंने सबसे पहले रीड करवाया, पहला नंबर मांगा, 0 प्लस में वो पहला नंबर इस सम में स्टोर हो गया। फिर एक बारी हो गया, ठीक है, फिर ये ऊपर चला गया। अब इसकी काउंटिंग कितनी हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। सेकंड में फिर करा, थर्ड फिर करा, 10 तक का कर दिया। अब 10 तक का कर दिया तो खाली 1 से 10 तक ही लेगा। 10 से जैसे ही 11वें प्रोसेस पे चलेगा तो ये इसको बाहर कर देगा। बाहर करेगा तो जस्ट जो भी सम था उसको प्रिंट करवा देगा और फिर क्या कर देगा, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये 10 नंबर्स का आपका सम हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट के ऊपर चलते हैं, फैक्टोरियल कंप्यूटेशन के ऊपर। क्या करना है, फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, यानी कि आप वो फैक्टोरियल नहीं निकालते n फैक्टोरियल का, पीछे पीछे चलता जाता है। जैसे 3 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो, 3 × 2 × 1, इस तरीके से, जैसे 6 हो गया, ठीक है। 2 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो, 2 × में 1 हो गया, ठीक है। वैसे तो 0 फैक्टोरियल भी होता है लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसीलिए उसको लिखो चाहे ना लिखो बात इतनी करती है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, आपका कौन सा हो गया, ये 7th था ये। अब 8th हेडिंग डाल लीजिए, 8th। इन सभी को एक जगह बनाएंगे और वो 3 और एक्स्ट्रा है, ठीक है, उनको भी इन्हीं में ही बनाना है, ठीक है, उनको भी इन्हीं में ही बनाना है। तो ये किसके लिए करवा रही हूँ मैं, फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। फैक्टोरियल
कंप्यूटेशन के लिए करना है, ठीक है। तो पहले इसके अंदर भी मैं एक बारी इसको बना देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ, ठीक है। ये थोड़े टिपिकल से रह जाते हैं, इसीलिए ये बनाना ज़रूरी है पहले, और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं बेटा, इनको ध्यान से समझना। बना लो पहले एक बारी पॉज कर करके। मैं टाइम भी दे दूंगी आपको इसमें बनाने के लिए ना। बना लो इसको, 5 मिनट दे रही हूँ। बना लो। अरे आप तो पॉज करके बना लोगे ना, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। देखो आपने इसमें क्या करना है बेटा, ये वैल्यू देखो, सपोज आपने ये n है ना, मेन ये कंडीशन है मेरी, ठीक है। ये जो फैक्ट, ये चीज़ें जो चल रही है ना, ये रिपीट होनी चाहिए, मेन ये काम है मेरा, ये रिपीट होना चाहिए। अगर इसको मेरे को रिपीट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैंने आपको ये कहा है कि 3 का फैक्टोरियल निकालना है, क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल निकालना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा कि एक वैल्यू लेनी पड़ेगी कि भाई अब काउंट भी तो करना पड़ेगा कि मैंने कितनी बारी उसको कर दिया, ठीक है। तो एक बारी एक ये हो जाएगा, फिर ये और फिर ये, इस तरीके की चलेंगी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने में जहाँ तक जा रही हूँ, अगर वो वैल्यू मैंने 0 स्टोर करवा दी तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसे पीछे वाले में आपके मन में ये आ रही होगी कि उसमें मैडम ने ये कहा था कि उसकी वैल्यू को आपने 0 कर दिया, कि कुछ और स्टोर नहीं होना चाहिए इसलिए 0 कर दिया, है ना, ये माइंड में आ रही होगी। लेकिन बेटा ये भी तो ध्यान रखो कि दूसरा नंबर उसमें ऐड हो रहा था, तो 0 प्लस ऐड करेंगे तो वो का वो नंबर रह जाएगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं 0 से अगर कर दिया तो सारा नंबर ही 0 हो जाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमें इन दोनों को कभी भी हम 0 असाइन नहीं करवाएंगे, चाहे इसकी वैल्यू कहीं पे कुछ भी हो। इनिशियली मैंने इनको क्या करवाया है, 1 स्टोर करवा दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई नंबर लेना है, ठीक है। आपने किसी से नंबर पूछा कि भाई कितने का फैक्टोरियल चाहता है, वो ये कहेगा 3 का फैक्टोरियल चाहता है, 3 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, फैक्टर काउंट दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अपनी प्रोसेस चलेगी कि फैक्ट जो है, यानी कि जो भी हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो फैक्टोरियल जिसका है मल्टीप्लाई में कितने काउंट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे 3 का निकालना चाहते तो पहला तो 1 ही अपना था, ठीक है, और फिर काउंट की वैल्यू ये नीचे लेता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट प्लस 1, यानी कि एक और इंक्रीज हो गई। फिर मैंने कंडीशन ये लगा दी कि काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इतनी ही होनी चाहिए, जैसे 3 थी,
ठीक है, 3 थी तो 3 से, जैसे सपोज 3 से छोटी रह गई ये वाली, ठीक है, छोटी ही रहनी चाहिए। 1 इसके अंदर हो गई तो ये 1 + 1 2 हो जाएगी ये वाली। फिर कितनी हो गई, सपोज जैसे जितनी भी, जैसे 1 + 1 2 हो गई। फिर ये वाली इसके 2 अभी भी 3 से छोटी है, फिर ये फिर दोबारा से जाएगा तो 3 × में अब ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 हो गया, 2 + 1 ये 3 उसमें। फिर ये इस तरीके से क्या करता जाएगा, पूरा चलता जाएगा जब तक इसकी वैल्यू कितनी होएगी, काउंट करवा रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बार बार रिपीट होता जाएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं रखो। देखो आपने 1 1 वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, 1 1 स्टोर करवा दी, 1 × 1 1 आ गया, यानी फैक्ट में अभी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। काउंट भी 1 था, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 स्टोर हो गया। फिर मैंने चेक किया क्योंकि फैक्टोरियल तो 3 का निकालना था, 2 ≤ 3, ठीक है, तो है कंडीशन ट्रू है, दोबारा यहाँ जाएगा, ठीक है। काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। फैक्ट में अभी भी क्या स्टोर था, 1, तो 1 × 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, ठीक है। 1 × 2 कितना हो गया, 1 × 2 2, ठीक है, ये इसमें स्टोर हो गया, तो यानी कि फैक्टोरियल अभी 2 का आ गया, ठीक है। काउंट कितना हो गया था, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 यहाँ आ गया, 2 और 1 3, 3 स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 को मैंने कंडीशन से चेक करवाया, 3 ≤ 3, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन = 3 तो है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये वाला, जैसे इसकी वैल्यू तो अब कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, लेकिन अब जो तीसरी बार मैंने चलाया है वो कितना हो गया, फैक्टोरियल में 2 स्टोर था, ठीक है, और अब इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, तो 2 तिया कितना होगा, 6 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू तो स्टोर हो गई मेरी 6, लेकिन काउंट कितना था, 3 था, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई, 4, तो 4 की इसमें से 4 4 ≤ 3 ना, ये तो रॉन्ग कंडीशन है, रॉन्ग कंडीशन है, तो जितनी मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर करवाई थी उसको स्टॉप करवा देंगे प्रिंट करवा के। समझ आया कि नहीं, ये जो अभी मैंने लास्ट में थोड़ा सा बताया उसको बार बार देखना, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या करवा रहे हैं। पहले फैक्टोरियल और काउंट आपने लिया हुआ है, दोनों को 1 करवा दिया, 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल में 1 स्टोर है, अभी भी है। काउंट की वैल्यू क्योंकि 1 थी, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ≤ 3, कंडीशन सेटिस्फाई है, दोबारा ऊपर जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 2 है, 2 गुना में 1 करूंगी तो फैक्टोरियल अब 2 हो गया है, ठीक है, लेकिन काउंट अब 2 था, तो 2 + 1 यानी कि 3, काउंट की वैल्यू अब 3 हो गई है, 3 ≤ 3, कंडीशन सेटिस्फाई है, दोबारा ऊपर जाऊंगी। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्योंकि 2 स्टोर ऑलरेडी थी और काउंट की वैल्यू 3 हो गई है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, फैक्टोरियल में तो 6 स्टोर हो गया, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी भी 3 थी, यहाँ जाऊंगी, 3 + 1 4 हो गया, काउंट की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, 4 4 ≤ 3, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं नीचे आ गई, प्रिंट, जितना फैक्टोरियल में वैल्यू स्टोर करवाया था उसको प्रिंट करवा दिया तो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा फैक्टोरियल कंपटीशन की थी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका वेरिएबल एक्सचेंज वाला, एक आपका फैक्टोरियल वाला, ठीक है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसको और कर लीजिए, करिए। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, और क्या क्या कैसे कैसे रूट्स निकलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो इसके लिए क्या जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला -b ± √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, जहाँ पे b² माइनस में 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है।
तो आप ये कहते हो कि जैसे मैंने एल्गोरिथम भी तो इसका करवाया हुआ है, आप वहाँ पे पहले उसको समझ लेना और फिर ये देख लेना, या पहले जो मैं करवा रही हूँ उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो दोनों रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर में है, तो रूट तो 2 ही निकलेंगे। ठीक है, दोनों कैसे हो जाएंगे, रियल, जैसे भी इसकी वैल्यू आएगी वो ही रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कुछ होएगा नहीं। ठीक है, फिर हम किस पे डिपेंड कर देंगे, डी पे डिपेंड कर देंगे। अगर डी 0 है तो खाली यही रूट्स बन गए, दोनों ही सेम रूट्स बन जाएंगे, √1 और √2 दोनों ही -b/2a की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ये डी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब उस पर डिपेंड कर गया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ऑब्वियसली सी बात है जो रूट्स बनेंगे वो हमारे रियल रूट्स बनेंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, ये तो इमेजनरी देगा, तो यानी कि जो रूट्स आपके आएंगे बेटा वो कैसे आएंगे, आपके इमेजनरी रूट्स आएंगे। चीज क्लियर है? तो यही 3 कंडीशन अब आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखानी है, यही 3 कंडीशंस फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखानी है। मैं बना देती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, या सीधा सीधा चलते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ बताया ना उसी तरीके से भी हम बना लेते हैं। पहले तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उसके अंदर इन्हीं वैल्यूज़ को लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इन्हीं वैल्यू से निकलेगा, तो A, B, C की वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी हमें, है ना। तो पहले तो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट ले लिया मैंने, तो किससे लेंगे, रीड। भाई रीड करवाओ बंदा जो जिसका रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना चाहता है, उसकी वैल्यू लो। मैंने ABC की वैल्यू रीड करवा दी। ठीक है, उसके बाद मेन काम मैंने किस पे छोड़ दिया, डिस्क्रिमिनेंट पे छोड़ दिया था ना, कि अगर ये 0 है तो ऐसे कर देंगे, 0 नहीं है, >= है, वो टेस्ट कंडीशन लगा देंगे। तो यानी डी पे डिपेंड कर दिया सारा। तो इसका मतलब मुझे अब डी निकालना पड़ेगा इन सब के अंदर, तो डी निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेस हो रही है बेटा वो। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होएगा, b² - 4ac, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, चेक करवाओगे। क्या करोगे, चेक के लिए तो डिसीजन होता है, डिसीजन के लिए तो डायमंड बॉक्स होता है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, डायमंड बॉक्स लगाना पड़ेगा। डायमंड बॉक्स के अंदर मैंने टेस्ट कंडीशन डाल दी कि इफ जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है क्या वो 0 के इक्वल है, क्या वो 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो अपनी बात ही खत्म, ये 0 हो गया। रूट्स कौन से हो गए, -b/2a, दोनों ही रूट्स यही हो गए, दोनों रूट्स यही हो गए। तो भैया दोनों को क्या करवा दो, प्रिंट करवा, दोनों रूट्स दिखाएंगे कि ये आ गए, फिर प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए दिखाने के लिए वैल्यू को स्टोर करवाना जरूरी है। तो आपके पास आ गए कि √1 की वैल्यू -b/2a हो गई, और √2 भी कितना हो गया आपका, -b/2a हो गया है। ठीक है, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि नो, भैया नो है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो या तो ये लेस होगा या ये ग्रेटर होगा। तो यानी कि या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो मैं नेगेटिव का कोई चेक करूंगी, मैं तो पहले पॉजिटिव की टेस्ट कंडीशन डालूंगी। तो मैंने इस तरीके से डायमंड बॉक्स बना के ये डाल दिया। बेटा डायमंड बॉक्स ठीक से बनाना आप लोग, ये होता है। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी में हो रहा है, आप इसको ठीक करके यही बनाइएगा। इसके अंदर आपकी टेस्ट कंडीशन डलेगी कि इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी इज है। ठीक है, इज या इफ दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। इफ इज का मतलब तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इज इसमें आ गया। ठीक है, इफ नहीं इजी लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना। इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स कौन कौन से हो गए बेटा, एक तो हो गया -b प्लस √discriminant/2a, दूसरा रूट कौन सा हो गया, -b माइनस में √discriminant/2a। ठीक है, तो ये 2 रूट्स वो प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ये यस है तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे वहाँ पे। तो एक हो गया √1, कौन सा, -b प्लस में √discriminant/2a। दूसरा रूट कौन सा हो गया बेटा यहाँ पे,
माइनस बी माइनस अंडर द रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये दो रूट्स आपके इसके अंदर रहेंगे। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब रूट्स इमेजनरी आएंगे। अगर इमेजनरी रूट्स हैं तो रूट्स तो भाई दिखाने तो पड़ेंगे ना। तो इमेजनरी रूट्स हैं आपके, तो इमेजनरी दिखाएंगे। इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर √1 और 2 के उसमें आप इमेजनरी बता दीजिए। यहाँ लिखिए √1 कौन सा हो गया, -b प्लस में अंडर द रूट ऑफ माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और √2 कौन सा हो गया बेटा, -b माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखोगे, क्योंकि ये रूट्स तो दोनों कैसे थे आपके, रियल थे, और ये कैसा है, इमेजनरी। तो आप यहाँ पे कहोगे प्रिंट इमेजनरी रूट्स। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, प्रिंट रियल रूट्स। तो दोनों के ही रियल है, तो आप इसी के ही ऊपर इस तरीके से एरो करके डाल सकते हो, और यहाँ पे पैरेललोग्राम शेप के अंदर बना के ये लिख दो प्रिंट रियल रूट्स R1 एंड R2। ठीक है, या √1 और √2 लिखो, √1 एंड √2। ठीक है, यहाँ पे भी इमेजनरी रूट्स √1 एंड √2। ठीक है, ये दोनों आप रूट्स को यहाँ पे लिखोगे और जस्ट क्या करवाओगे, यहाँ स्टॉप। अब यहाँ ये तो स्टॉप हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसको भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा स्टॉप करवाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसको ज़रूर समझना। फैक्टोरियल वाले को ज़रूर समझना, जो आपका टैम्प वाला एक्सचेंज वाला है, वैल्यू एक्सचेंजेबल, उसको ज़रूर समझना है। और साथ में किसको समझना है, इसके साथ में आपको जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले मैंने बताए हैं वो। तो 9 तो ये हो गए, 3 मैंने आपको बनाने के लिए दी हैं, तो 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो टोटल आपके मैंने 12 फ्लो चार्ट आज कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये 12 के 12 फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक ही जगह आपके डिफरेंट बुक में से मैंने करवाए हैं ये। ठीक है, तो एक ही जगह इनको बना लेना सभी को, ताकि बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि इसका हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है। कोई भी अब अगर समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से उसको बैक करके देख लेना। ठीक है, नहीं आता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाला नहीं आया, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।